सो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का जो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसर्च। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है। सो बार बार रिक्वेस्ट किया गया कि ये टॉपिक के ऊपर सर वीडियो बनाए। सो इसी के लिए हम एक वीडियो ला रहे हैं। सो टॉपिक का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट क्या होता है? इम्प्रूवमेंट मतलब परिवर्तन लाएंगे। किसके अंदर परिवर्तन ला रहे हैं? खाने के अंदर ला रहे हैं। फूड एक संपत्ति है, धन है। इसके अंदर हम क्या ला रहे हैं? इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। आपको सबको पता है पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। सारे ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? खाना चाहिए, खाना। अगर खाना चाहिए उनके लिए, उस खाने के लिए हमको क्या करना होगा? उसके लिए अच्छा क्वालिटी का खाना चाहिए। दूसरी बात है कि अच्छा क्वांटिटी में भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कितने आदमी हैं और कितने ऑर्गेनिज्म से सबको खाना चाहिए। क्वालिटी फूड एंड क्वांटिटी फूड। क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी चाहिए। क्वालिटी मतलब जैसे कि खाने में क्या होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है। ये कैसे उसका जो क्वालिटी है उसे हम इम्प्रूव कर सकें, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक में मेजरली क्या है ना, जैसे कि राइस, सीरियल्स। हम जैसे कि मान लीजिए, पहले एक सिंपल डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए कि एक आपका खेत है। खेत में आप क्या लगाते हैं? कुछ ना कुछ पौधा लगाते हैं, कुछ ना कुछ उगाते हैं। उसमें आप क्या करते हैं? उगाने के बाद वहाँ से फूड आप निकालते हैं, उसको आप यूटिलाइज करते हैं और खाने के बाद कुछ ना कुछ आपके अंदर होता है। पहले आपके खेत में जो शस्य है, शस्य और फूड है, फूड को उगाने के लिए एक सिस्टम है। सिस्टमेटिक वे में आप पहले फूड को उगाएंगे, उसके बाद उसको लाएंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और खाएंगे। सेम चीज़ हो, कुछ फूड हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। उसी के बारे में आप डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। ये पहले एक माइंड मैप है। हम टॉपिक में क्या पढ़ेंगे उसका एक माइंड मैप है। ये माइंड मैप नंबर 1 है। उसके बाद माइंड मैप नंबर 2 देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप फील्ड। यहाँ पर ध्यान से देखिए किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप फील्ड। जो क्रॉप यील्ड होता है, उसका हम जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में दिया गया। नेक्स्ट पार्ट में आता है प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इन्वॉल्व्स इन 3 स्टेज। वो 3 स्टेज क्या क्या है? एक फार्मिंग के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आता है कुछ मेजर एक्टिविटीज़ है जो कि फूड का क्वालिटी और क्रॉप का यील्डिंग को बढ़ाता है और अफेक्ट करता है। वो क्या क्या है? फर्स्ट में आता है क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। सेकंड में आता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। थर्ड में आता है क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वेराइटी एंड इम्प्रूवमेंट ये बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। जो कुछ फैक्टर है उसके बारे में ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे टॉपिक के ऊपर, क्योंकि टॉपिक को समझने से पहले आपको एक ओवरव्यू जरूरत है। अगर आप ओवरव्यू को समझ जाते हैं तब जाके आप टॉपिक इजीली समझ सकते हैं। फर्स्ट क्या है? फैक्टर्स अफेक्ट हाई यील्ड। सेकंड में आता है इम्प्रूव क्वालिटी। थर्ड में आता है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। हाई यील्ड आपको पता है कि कैसे हायर प्रोडक्शन हो सकता है। इम्प्रूव क्वालिटी मतलब प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इसका क्वालिटी को कैसे हम इंक्रीज करेंगे। थर्ड में आता है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक में कौन आता है? जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे किस में आता है? बायोटिक में। ये क्या करते हैं ना, प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बचने कैसे हम बचेंगे? विंड, वाटर, ये आते हैं एबायोटिक में। अगर इसका ज़्यादा और कमी से हम कैसे बचेंगे? फोर्थ में आता है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी क्या होता है ना, कुछ प्लांट ऐसे है कि 6 महीने में प्रोड्यूस, जो उसका जो मेन कंपोनेंट 6 महीने में ही देते हैं। जैसे मान लीजिए धान 6 महीने में होता है। कुछ ऐसे भी धान है 4 महीने में होता है। जो लेस टाइम में होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लेस टाइम में हमारा इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा। इसीलिए ये भी मैटर करता है। उसके बाद आता है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी क्या होता है?
एडेप्टेबिलिटी मतलब हर जगह अच्छे से रह सकना। जैसे कि मान लीजिए पानी में रह सक रहा है, सल्टी एरिया में भी प्लांट एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि आप क्या करते हैं, आप हर जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं, अरुणाचल हो सकता है, कहीं दूसरा हो सकता है। सो इसलिए एडेप्टेबिलिटी एक प्लांट के लिए और एक ऑर्गेनिज्म के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। उसके बाद आता है डिजायरेबल एंड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर। जो जो कैरेक्टर चाहिए, क्या क्या कैरेक्टर चाहिए एक प्लांट के लिए, वो आगे जाके हम देखेंगे। जो जो नीड है, अगर वो सारे होगा तो ये सारे फैक्टर्स उसे इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद देखिए क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम देखेंगे मैन्योर एंड इसका टाइप्स क्या होता है। जैसे कि आप कुछ प्लांट को बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, कंपोस्ट चाहिए, सेम चीज़ हम पढ़ेंगे, उनके बारे में ही पढ़ेंगे। कंपोस्ट क्या होता है पढ़ेंगे, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है पढ़ेंगे, ग्रीन मैन्योर क्या होता है पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर्स क्या होता है पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है और कुछ फैक्टर जैसे कि इन्फ्लुएंस करता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को, इरिगेशन, अनदर इज क्रॉपिंग पैटर्न। ये सारे के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड में आता है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। इसका प्रोटेक्शन भी करेंगे एंड इम्प्रूवमेंट भी कैसे करेंगे। सो ध्यान से सुनिए। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के बेसिस पे एग्जैक्टली ये क्या कह रहा है। सो जितना भी दुनिया का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको क्या चाहिए, खाना चाहिए। खाना, बिना खाना का कोई जिंदा नहीं रह सकता। सो यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। फूड में क्या मिलता है, मेजरली प्रोटीन्स मिलता है। ये प्रोटीन, सेकंड क्या आता है कार्बोहाइड्रेट्स, थर्ड में आता है फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये फूड का मेजर सोर्स है। मान लीजिए आपको मसल बनाना है ना, प्रोटीन चाहिए। दौड़ना है ना, दौड़ के स्कूल आना है, उसके लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, रोटी चावल चाहिए, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। फैट, जो ग्रोथ दिख रहा है उसमें क्या है, फैट है। विटामिन्स, मिनरल्स, ये क्या करते हैं, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। किसी बैक्टीरिया वायरस से हमको कौन बचाता है, ये सारे बचाते हैं। सो इसीलिए फूड इज मेजर पार्ट में आ जाता है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ऑल ऑफ व्हिच रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट। इसका मेजर काम में क्या आता है, बॉडी का डेवलपमेंट भी हो रहा है, ग्रोथ भी कर रहा है, उसके बाद हेल्थ को भी प्रोमोट कर रहा है। सो हम क्या पढ़े, हम कहना चाहते हैं कि खाना सबके लिए चाहिए। खाने में क्या मिलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल मिलता है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि खाना का मेजर काम क्या है, बॉडी का डेवलपमेंट कर रहा है, ग्रोथ, हेल्थ को भी प्रोमोट कर रहा है। सो खाना का हमारा मेन सोर्स क्या है, खाना का मेन सोर्स से प्लांट भी हो सकता है, नहीं तो एनिमल हो सकता है। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड। उसके बाद हम देखेंगे हमारा प्यारे भारत के बारे में। इनसेट के बीट बाय बीट, लाइन बाय लाइन हम जा रहे हैं, उसके साथ जो भी जरूरत है मैक्सिमम उसी की बेसिस पे हम जा रहे हैं। सो इंडिया का पॉपुलेशन अगर देखेंगे, आपको सबको पता है कि इंडिया अभी लीडिंग पॉपुलेशन में एक नंबर आ गया है। सो इंडिया इज ए वेरी पॉपुलेशन कंट्री। आवर पॉपुलेशन मोर देन 1 बिलियन। 1 बिलियन पीपल में हम एग्जिस्ट करते हैं। आप समझ सकते हैं अगर इतना पॉपुलेशन होगा तो उसे खाना कितना जरूरी होगा, कितना क्वांटिटी और क्वालिटी का फूड चाहिए, आप समझ सकते हैं। सो इसीलिए हमको जरूरत आ गया, इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक जैसे कि हम बोल सकते हैं मीट वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, कैटल, जो एग फार्मिंग, जैसे कि लेयर फार्मिंग, ये सारे केस में आता है, लाइव स्टॉक में आ जाता है। सो ये क्यों नीड आया, हमको प्रोटीन भी चाहिए और सीरियल्स भी चाहिए, लिपिड भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। सो ये कहाँ से मिल रहा है, एनिमल सोर्स से मिल रहा है, प्लांट सोर्स से मिल रहा है। आई होप आप सबको एक ओवरव्यू बन गया है कि एग्जैक्टली हम क्या कहना चाहते हैं, खाना हमारा इतना जरूरत है। सो नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा थोड़ा स्पीड करके जाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, देखिए ध्यान से। सो फर्स्ट क्या है, हम जो डिस्कस किए थे वो टॉपिक का नाम था इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। जो हम शस्य फील्ड में
कैसे उसका प्रोडक्शन को लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मेजरली क्या आता है, सीरियल्स में आता है, व्हीट आता है, राइस आता है, मेज आता है, मिलेट्स, सरगम, ये क्या करते हैं, ये सारे मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। सो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक बायोमोलिक्यूल से, कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल्स, इसके बारे में हम डिटेल में कभी सेल बायोलॉजी में पढ़ाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए कार्बोहाइड्रेट्स एक बायोमोलिक्यूल से, जो कि शरीर को क्या देगा, ताकत देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो इसमें क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट, वो कहाँ से मिल रहा है, व्हीट से, राइस से, मेज से, मिलेट से, सरगम से मिल रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे प्रोटीन हमको चाहिए, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, जो दाल खाते हैं उसमें हमको मेजरली क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। पल्सेस लाइक ग्राम चना, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, जिसे हम बोलते हैं मूंग, पिजन पी, इसमें हमको क्या मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन मिल रहा है। और प्रोटीन हमारा शरीर में क्या कर रहा है, प्रोटीन हमको मसल बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है, हमारे शरीर में डिफेंस काम कर रहा है। तो ये मेजर पार्ट में आता है। नेक्स्ट में आता है ऑयल, ऑयल का भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है। वो कहाँ से मिलता है, ऑयल सीड जैसे कि सोयाबीन, ग्राउंडनट, सेसेमे, कैस्टर, मस्टर्ड, लाइनसीड एंड सनफ्लावर, ये सारे क्या प्रोवाइड करते हैं, फैट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे विटामिन एंड मिनरल्स। सो विटामिन एंड मिनरल्स कहाँ मिलता है, वेजिटेबल्स में, स्पाइस से, फ्रूट से, यहाँ से हमको मिल जाता है विटामिन एंड मिनरल्स। हम क्या देखें, जो देखेंगे उसको थोड़ा सा रिवीजन करके चलेंगे। हम देखें कार्बोहाइड्रेट देखें, प्रोटीन देखें, लिपिड देखें एंड विटामिन एंड मिनरल देखें। यह हमारे शरीर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट में आता है। कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है, प्रोटीन मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, ऑयल हमको ग्लो देता है, शरीर में बहुत सारे एंजाइम का फंक्शंस होता है। सो ये सारे को हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। सो इसको आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आता है क्रॉप यील्डिंग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और बहुत सारे कुछ फैक्टर क्या क्या करते हैं हम देखेंगे। पहले डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेट क्या होता है, आपको पता है कि परिवेश, कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी टेम्परेचर घट जाता है, कभी आपको पता है कि लाइट आता है, कभी नहीं आता है। सो ये इम्पैक्ट करता है किसके ऊपर, क्रॉप के प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। सो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हो सकता है, टेम्परेचर, फोटो पीरियड, फोटो मतलब लाइट, कभी लाइट कम तो कभी ज़्यादा, और ड्यूरेशन ऑफ लाइट मतलब कितना टाइम तक ये लाइट एक प्लांट के ऊपर पड़ रहा है, और एक प्लांट कितना टाइम तक एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, उसको बोलेंगे फोटो पीरियड्स। पीरियड मतलब ड्यूरेशन, फोटो मतलब लाइट। फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, हम क्या देखें, एक प्लांट को ग्रो करने के लिए कितना टेम्परेचर नीड है, कितना लाइट नीड है, वो मैटर करता है। और उसको प्रॉपरली यील्डिंग टाइम, जैसे कि हम बोलते हैं ना फ्रूटिंग टाइम, और वो सारे मेजर फैक्टर कौन है, टेम्परेचर और डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फसल, जो बोलते हैं ना क्रॉप्स, दो प्रकार का आता है, एक आता है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा आता है रबी क्रॉप्स। सो जो खरीफ क्रॉप्स होता है ना, हम कब बनाते हैं उसको, रेनी सीजन में इसको हम बनाते हैं, जो कि जून से अक्टूबर तक होता है। कौन सा मंथ में, जून से अक्टूबर में। जैसे कि कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है इसका, पेडी हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, मेज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। अगर हम रबी क्रॉप्स देखेंगे, ये नवंबर से अप्रैल तक होता है। जो नवंबर में अप्रैल से कुछ होता है व्हीट, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, दिस इज व्हीट, दिस इज ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। सो नेक्स्ट पार्ट, इंडिया, आपको पता है कि इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसको क्या चाहिए, 4 टाइम्स। अगर हम देखेंगे 1960 से 204 में कितना 25% इंक्रीज हुआ कल्टीवेशन लैंड एरिया में। पहले क्या था ना, कम प्रोडक्शन हो रहा था। जब साइंस बढ़ा, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ,
तब क्या होगा, धीरे धीरे अपने आप प्रोडक्शन लेवल भी इंक्रीज होगा। सो सेम चीज इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि 1960 से 2004 तक 4% और 4 टाइम्स क्या हुआ, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, जो कि 25% इंक्रीज हुआ। सेम लैंड में हम कल्टीवेट किए, 25% प्रोडक्शन लेवल बढ़ा दिए। उसके बाद हम देखेंगे मेजरली, अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं, हम जो बता रहे हैं आपको एक इमेजिनरी वे में सोचिए, तब जाके समझ में ज़्यादा आएगा। हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक फील्ड है। जब फील्ड में आप पहले क्या करेंगे ना, कुछ सीड्स लेंगे। सीड्स लेने से पहले आपको क्या करना होगा, चूजिंग द सीड्स बी प्लांटेड। अच्छा सीड लेना है। अगर अच्छा सीड लेंगे तब अच्छा प्लांट आपको मिलेगा। अच्छा प्लांट मिलेगा तो अच्छा क्रॉप यील्डिंग होगा। सो फर्स्ट पॉइंट में आता है चूजिंग द सीड्स बी प्लांटेड। सेकेंड में आता है डिफरेंट न्यूट्रिशन टेक्निक। सो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप अच्छा सीड लेंगे उसका न्यूट्रिशन कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। उस तरह आपको देख के लेना है कि ये प्लांट आगे जाके प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ प्रॉपर यील्डिंग दे सके और जिसे बोलते हैं सस्य अच्छे से प्रोड्यूस हो सके, उसके साथ क्वालिटी भी मेंटेन रहे। थर्ड में आता है प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम लॉस। आपको सबको पता है लॉस से हमको बचना है। कैसे बचेंगे, जैसे कि हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज करके लॉस को डिक्रीज करते हैं। और आफ्टर हार्वेस्टिंग, सस्य को लेने के बाद भी प्रॉपर टेक्निक के साथ उसे हम मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये टॉपिक का जिस्ट क्या होता है। आता है 3 मेजर एक्टिविटीज फॉर इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड। ये 3 मेजर एक्टिविटी है जिसमें हम क्रॉप को यील्डिंग को बहुत बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं। सो अब ध्यान में देखिए, फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके थे माइंड मैप में क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन दिस इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। सो फर्स्ट देखेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। सो अब ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या करते हैं ना, एक पर्टिकुलर अच्छा क्वालिटी का क्रॉप को लेते हैं। दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग ए क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव ए गुड यील्डिंग। पहले एक अच्छा क्वालिटी लेंगे। सेकंड में वैरायटीज और ऑफ क्रॉप्स कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग। ब्रीडिंग क्या होता है ना, यहां पर देखिए ब्रीडिंग क्या होता है, एक प्लांट है, मान लीजिए एक प्लांट है और ये भी एक प्लांट है, ये ए है ये बी है। मान लीजिए ये एक प्लांट राइस का आर लिखे, ये राइस का R2 लिखे। मान लीजिए आर के पास जो आर लिखा गया है उसके पास जो जीन है वो डिजीज रेजिस्टिव जीन्स है। R2 के पास क्या है, वो जीन्स नहीं है। सो आर से लेके R2 में वो जीन हम डाल दिए। जब आर से डिजीज रेजिस्टेंस जीन लेके डाल दिए, R2 में क्या हो रहा है, उसमें भी डिजीज रेजिस्टेंस जीन प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा ना, किसी भी पैथोजन से वो बच सकता है, वायरस से, फंजिस से, बैक्टीरिया से वो बच सकता है और अपना क्वालिटी को मेंटेन कर सकता है। इसे बोलते हैं कि हम ब्रीडिंग करते हैं। सेकंड, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, एक प्लांट में उसका रोग का प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं। रेस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जो हम डालेंगे उसे वो कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है, उसका क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं, उसका यील्डिंग बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड में
वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टर इनटू क्रॉप वेराइटीज बाय हाइब्रिडाइजेशन। अब ध्यान में रखिए, ये वर्ड हम पढ़ के समझा रहे इसीलिए कि कुछ टर्मिनोलॉजी है ना, वो आपको पहले समझना पड़ेगा। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक होता है जिस टेक्निक में हाइब्रिड दो डिफरेंट वेराइटी को हम क्रॉस करेंगे। मान लो कि राइस है और दूसरा एक स्पीसीज, एक राइस का स्पीसीज ए है, दूसरा एक राइस का स्पीसीज बी है, दोनों का हम हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, इसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन क्यों करेंगे? क्योंकि हमको कुछ ना कुछ मिलना है। क्या मिलेगा? मान लीजिए प्रोटीन कंटेंट बढ़ा सकते हैं, लिपिड कंटेंट बढ़ा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। सो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन रेफर टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। ध्यान में रखिए, जेनेटिकली, जेनेटिकली मतलब जीन के बेसिस पे डिसिमिलर, सेम नहीं होना चाहिए। मान लो एक प्लांट के पास, बोर्ड पे देखिए, एक प्लांट के पास ए बी सी जीन है, दूसरे प्लांट के पास डी ई एफ जीन है। सो दोनों क्या है? डिसिमिलर है। वो दोनों के बीच में हम जब क्रॉस कराएंगे उसे हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट में ध्यान में सुनिए, दिस क्रॉसिंग में बी इंटरवेरिएटल बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज। दो वेराइटीज के बीच में करेंगे, नॉट सेम। इंटर स्पेसिफिक बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, हो सकता है मान लो कि व्हीट एंड राइस के साथ कर सकते हैं, ये दो डिफरेंट वेराइटी हो सकता है। और इंटर स्पीसीज मतलब मान लीजिए राइस का दो स्पीसीज है, स्पीसीज ए है, दूसरा है स्पीसीज बी है। अगर वो दोनों के बीच में, राइस के दोनों के स्पीसीज के बीच में अगर क्रॉस कराएंगे उसे हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक। अगर मान लीजिए व्हीट एंड राइस के साथ क्रॉस कराएंगे उसे बोलेंगे इंटर वेरिएटल, जिसे हम बोलते हैं बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज। जिसमें क्या होता है? अनदर वे ऑफ इंप्रूविंग क्रॉप बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जीन। इसके बारे में हम डिटेल में आगे कब डिस्कस करेंगे। क्या होता है ना इसमें, मान लीजिए एक जीन है ए, ए क्या कर रहा है? एक प्रोटीन दे रहा है, पी दे रहा है। अगर इस जीन को हम एक दूसरा प्लांट में हम छोड़ दिए, ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोटीन हमारा काम क्या है? प्रोटीन हमारा काम शरीर को बिल्ड करता है, शरीर को बिल्ड करता है। सो पहला ए में क्या है? ए में क्या था? बहुत प्रोटीन था। बी में, बी जीन में लेस प्रोटीन था। ए जीन से हला के यहाँ पर छोड़ दिए, जिसमें बी जीन में भी प्रोटीन का अमाउंट बढ़ गया। सो ये क्या है? दिस इज ऑल्सो ए टेक्निक टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ क्रॉप। जिस टेक्निक को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इस टेक्निक को हम बोलते हैं जेनेटिकली। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म से और एक प्लांट से जीन लेके दूसरे प्लांट में छोड़ देंगे उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। उसके बाद क्या होता है ना, अगर हम छोड़ दिए, इमेजिन कीजिए, आपको फायदे में क्या मिलेगा? फायदे में क्या मिलता है ना, हाई यील्डिंग देगा, हाई यील्ड देगा। और डिफरेंट कंडीशन में ये सरवाइव कर सकता है, डिफरेंट कंडीशन दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। बहुत सारे एरियाज में भी ये सरवाइव कर सकता है। और नेक्स्ट में क्या होता है ना, वो फार्मर उसको फिर लेके फिर अपना न्यू प्लांटेशन कर सकता है। उसके बाद आता है क्रॉप प्रोडक्शन में, और क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट में कुछ फैक्टर उसे इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, हायर यील्डिंग, इंप्रूव क्वालिटी, बायोटिक एबोटिक रेजिस्टेंस, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, डिजायरेबल एंड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। ध्यान में देखिए, सो फर्स्ट पॉइंट है हायर यील्डिंग। हाई मतलब क्या होता है ना, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने को हम बोलते हैं हायर यील्डिंग। इसमें क्या होता है? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स पर एकड़। एक एकड़ में हम इसका प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि पहले 2 ग्राम हो रहा था, उसी एकड़ में हम कर दिए 6 ग्राम, अर्थात हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है बढ़ गया। सेकेंड पार्ट में आता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी।
सो इम्प्रूव्ड क्वालिटी मतलब हम क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे। क्वालिटी क्या होता है? प्रोटीन को बढ़ाएंगे, लिपिड को बढ़ाएंगे, और फैट को बढ़ाएंगे, विटामिन को बढ़ाएंगे, मिनरल को बढ़ाएंगे। सो ध्यान में देखिए, क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। मतलब एक क्रॉप दूसरा क्रॉप में क्वालिटी डिफर करता है। नेक्स्ट आता है कि क्वालिटी, जैसे कि बेकिंग क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट इन व्हीट। व्हीट का जो बेकिंग क्वालिटी होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें क्या होता है? प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस। प्रोटीन क्या होता है? आपको पता है कि दाल खाते हैं, दाल का मेजर पार्ट क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो मसल बिल्डिंग नहीं होगा, ना ही ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है। सो इसीलिए हम दाल खाते हैं कि हमको प्रोटीन मिल जाए। सेम चीज, ऑयल सीड क्यों खाते हैं? ऑयल मिले, हमारे बॉडी के अंदर ग्लो मिले, नहीं तो बॉडी के अंदर फैट मिलेगा, नहीं तो बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम काम करेंगे। सो इसीलिए हम खाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट्स। जो फ्रूट्स होता है उसमें विटामिन मिनरल्स प्रेजेंट होता है। उस विटामिन मिनरल को कैसे हम प्रिजर्व करके रखेंगे, इसके लिए फ्रूट को जिंदा रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग आज देखिए, याद कीजिए, अभी जो टमाटो खा रहे हैं, टमाटो 4-5 दिन जा रहा है ना। पहले जो टमाटो आ रहा था ना, एक दिन में खराब हो जाता था, 1-2 दिन में। परंतु अभी क्या आ रहा है ना, अभी उसका जो टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया, जिसके वजह से क्या हो रहा है ना, वो अभी सरवाइव कर रहा है, इतना जल्दी खराब नहीं हो रहा है। सो टाइम पीरियड को हम बढ़ा दिए। कैसे? थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन। क्रॉप के अंदर हम थोड़ा थोड़ा जीन में चेंजेस लाए, जिसके वजह से ये सारे चीज हो रहा है। थर्ड में आता है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। आप पूछेंगे सर बायोटिक क्या होता है? बायो मतलब जिंदा। जिंदा क्या? इसमें वायरस आता है, फंजी आता है, बैक्टीरिया आता है। ये सारे फूड जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें इम्पैक्ट डालते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। एबायोटिक जैसे कि विंड, वाटर, ये सारे क्या होता है? इनका रेजिस्टेंस। जो क्रॉप बनता है ना, इन्हें रेजिस्ट करता है। ना इसे वायरस अटैक कर सकता है, ना वाटर अटैक कर सकता है। वाटर का कमी भी हो जाएगा ना, ये मरेगा नहीं। इसे बोलते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको अच्छे से समझा देंगे। देखिए ध्यान से, क्रॉप्स प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक डिजीज, इंसेक्ट, निमाटोड्स, ये सारे क्या आते हैं? बायोटिक में आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजी की वजह से होता है। डिफरेंट इंसेक्ट भी प्लांट को इम्पैक्ट डालते हैं। निमाटोड्स जैसे कि ओर्म्स वगैरह, इसके साथ बायोटिक में इंक्लूड होते हैं। सेकेंड में आता है एबायोटिक, जैसे कि ड्रॉट, सूखा हो जाना, सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा नमक बढ़ जाना। अगर किसी एरिया में नमक बढ़ जाता है ना, वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट होता है और जीन जिसमें ट्रांसफर करते हैं, वो सर्वाइव कर सकता है। नॉर्मल प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता है। वाटर लैगिंग मतलब वाटर का कमी, हीट, बहुत ज़्यादा हीट, कोल्ड, ठंडा, फ्रॉस्ट, बर्फ एरिया जैसे, ये सारे क्या करते हैं? इसमें इम्पैक्ट डालते हैं। इनसे प्लांट बच सकता है। इसे बोलते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना, बच जाना। सो वेराइटीज रेजिस्टेंट टू दिस स्ट्रेस कैन बी इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। इतना स्ट्रेस में रहते हुए भी वो अपना इंप्रूवमेंट अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है और अपना जो यील्डिंग है अच्छे से दे सकता है। और कुछ फैक्टर्स है जैसे कि चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। हम क्या बोले? शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप, जितना कम टाइम होगा, मतलब कम टाइम में अच्छा प्रोड्यूस हो जाएगा, जल्दी फल दे देगा, तब क्या होगा? मोर इकोनॉमिकल वैरायटी। मतलब कम समय में, मान लीजिए एक प्लांट 5 दिन में प्रोड्यूस होके सब कुछ दे दे रहा है, एक प्लांट 1 साल ले रहा है। आप खुद बताइए, जो 1 साल लेता है वो हमारा पैसा भी खाता है, पैसा भी नुकसान करता है। जो कम दिन में ज़्यादा देता है और अच्छा देता है, वो हमारा पैसा भी बचाता है, उससे हम इकोनॉमिकल फायदा भी होता है। नेक्स्ट आता है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मतलब हर जगह
सर्वाइव। वाइडर मतलब बहुत जबरदस्त, पानी में भी, नमक में भी, ठंडा में भी, कोल्ड में भी, बैक्टीरिया, वायरस, हर जगह, अरुणाचल में रखो, चाइना में रखो, पाकिस्तान में रखो, हर जगह वो सर्वाइव कर सकता है। सो डेवलपिंग varieties of credibility will help in stabilizing the crop production under different environmental कंडीशन कैसा भी हो, वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है और सरवाइव कर रहा है। नेक्स्ट में आते हैं डिजायरेबल एंड जीनोमिक कैरेक्टर। अब पूछेंगे सर डिजायरेबल मतलब जो चाहिए, सब पूछेंगे क्या चाहिए। जीनोमिक मतलब जीन, जीनोमिक मतलब जीन। मान लो एक ए जीन है, एक ए प्लांट है, दूसरा बी प्लांट है। ए प्लांट से उस जीन में बहुत अच्छा प्रोटीन मिल रहा है, बी प्लांट में क्या हो रहा है, प्रोटीन लेस मिल रहा है। सो ए जीन को हम लाके यहाँ फेंक दिए और जोड़ दिए, जिससे क्या हुआ, जिससे हमको मिला यहाँ पर ए या बी। सो ए का जो जीन था वो अच्छा प्रोटीन बनाने लगा। सो जीनोमिक मतलब जीन की बात कर रहा है। डिजायरेबल मतलब हमको जो चाहिए, हमको क्या चाहिए, इस केस में हमको चाहिए कि प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बढ़ेगा तो हमारा मसल बिल्डिंग होगा और उसको हम बेच भी सकते हैं, प्रोटीन बेच। सो इसीलिए हम देखें एक सेल से जीन लाए, दूसरे सेल में हम छोड़ दिए, छोड़ने के बाद हमारा बहुत सारे फायदा हुआ। सो ये था डिफरेंट फैक्टर कैसे इंपैक्ट डाल रहा है। नेक्स्ट देखिए क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जो हम प्रोड्यूस तो करेंगे उसे मैनेज कैसे करेंगे। जब हम क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे उसे हम मैनेज करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस है और बहुत सारे टेक्निक से हमको फॉलो करना जरूरी है। सो क्या कह रहा है, इन शॉर्ट it is the money or financial condition that allow farmer to take up different farming practices and agricultural technology। अगर आपके पास पैसा जबरदस्त होगा, अच्छा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़े बड़े सब खड़ा करके जल्दी काम करवा लेंगे। आपके पास अगर पैसा नहीं होगा, आप ट्रेडिशनल पाथवे में करेंगे और ट्रेडिशनल पाथवे में बहुत टाइम भी लेगा, बहुत पैसा भी लेगा, बहुत एफर्ट भी लेगा। सो वो कह रहा है कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब ध्यान में सुनिए, सब कुछ समझ में आएगा। प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी एट डिफरेंट लेवल, दे इंक्लूड नो कॉस्ट। मतलब खूब कम में हम कैसे प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं। लो कॉस्ट, जैसे हम बोलेंगे नो कॉस्ट, टोटल बिना कॉस्ट से भी प्रोड्यूस करना है। लो मतलब बहुत कम अमाउंट में हम कैसे ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। और क्या होता है हाई कॉस्ट, हाई मतलब कैसे हम ज्यादा खर्चा करेंगे। ये डिफरेंट प्रैक्टिस होता है। पैसा नहीं देना होता है, पैसा थोड़ा देना होता है और बहुत ज्यादा खर्चा करना होता है। सो अगर हम सिस्टम अच्छा होगा, अगर हमारा सिस्टम अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, पैसा भी हमारा ज्यादा लगेगा। पैसा अगर ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी हमारा ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास वो संसाधन है जिससे हम पैसा बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। सो इसमें क्या क्या मेजर ले आता है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इरिगेशन, क्रॉपिंग पैटर्न। सो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में हम देखेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। थर्ड में आता है इरिगेशन में हम देखेंगे वेल, कैनल, रिवर, टैंक्स। उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न में देखेंगे कैसे डिफरेंट क्रॉप हम लगाएंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग। सो फर्स्ट है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन को मैनेज करना है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, किसके पास न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन हम किसको देंगे, सॉइल को देंगे, वाटर को देंगे, एयर को देंगे। सो फर्स्ट है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए डिफरेंट वे में हम कर सकते हैं। वाटर में भी हम करते हैं, जिसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक, इसको बोलते हैं एरोपोनिक। मतलब एयर में भी हम प्लांट लगा सकते हैं, एयर के बेसिस पे वो जिंदा रहता है। वाटर में भी प्लांट रह सकता है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक। सॉइल में भी आपको पता है कि सॉइल में ही प्लांट ग्रो होता है। सो फर्स्ट देखिए बिट बाय बिट पूरा अच्छे से समझाएंगे।
न्यूट्रिएंट आर सप्लाइड टू प्लांट by air, water and soil. There are 16 nutrients which are essential for plant. कितना? 16 न्यूट्रिएंट मेजरली, जिसमें 13 जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल से मिलता है बाय सॉइल्स, और 6 जो है 6 आर यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड देयरफॉर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. उसमें क्या है? 13 में 6 माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि मेजर अमाउंट में जरूरत है, और जो 7 है वो क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट जो कि लेस अमाउंट में चाहिए. तो हम क्या कहे? हम बोले कि टोटल मेजरली 16 न्यूट्रिएंट है. हम प्लांट को एयर में बढ़ा सकते हैं, वाटर में भी, सॉइल में भी, परंतु उसमें 13 न्यूट्रिएंट सॉइल से मिलता है. उस 13 में 6 मेजर क्वांटिटी में हमको चाहिए. जो मेजर क्वांटिटी में हम चाहिए, मैक्रो मतलब मेजरली, मेजर न्यूट्रिएंट्स, एंड 7 जो न्यूट्रिएंट है वो क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट, स्मॉल अमाउंट में चाहिए. अगर जैसे कि आपको खाना शॉर्टेज होगा तो क्या हो जाएगा? सूख जाएंगे. सेम चीज अगर इसको खाना, प्लांट को न्यूट्रिशन का डेफिशिएंस होता है, उसके फिजियोलॉजी क्या होता है? बॉडी के अंदर क्या होता है? जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ये सारे फिजियोलॉजी में आता है. जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, सेम चीज प्लांट के अंदर, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी. उसमें क्या होता है ना, उसका रिप्रोडक्शन घट जाता है, ग्रोथ भी घट जाएगा, वो डिजीज इंस्टेंटली उसे पकड़ लेगा. कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई बोलेंगे चलो इसके ऊपर अटैक करेंगे, अटैक करके इसको मार देते हैं. सो अगर डेफिशिएंसी का न्यूट्रिशन होगा, सो रिप्रोडक्शन उसका घट जाएगा, जिसके वजह से नेक्स्ट प्लांट वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ग्रोथ भी घट जाएगा, डिजीज हो जाएगा तो मर ही जाएगा. नेक्स्ट पार्ट में आता है मैन्योर. सो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हम देखेंगे, उसके बाद आता है मैन्योर. क्या होता है देखिए, मैन्योर कंटेंट्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का अवशेष. जब ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, उसका जो अवशेष है और पार्ट्स है जो कि मिल जाता है, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर. सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल. ये क्या करता है? स्मॉल क्वांटिटी न्यूट्रिशन देता है. Manure is prepared by the decomposition of animal excreta and plant waste. अब पूछेंगे एनिमल एक्सक्रेटा मतलब एक्सक्रेटा, जैसे कि मल मूत्र को हम बोलते हैं एक्सक्रेटा एनिमल का, एंड प्लांट वेस्ट, जैसे कि प्लांट मर जाने के बाद क्या होता है? लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, ये सारे क्या करते हैं? डिकम्पोज, मतलब पूरा सड़ जाने के बाद वो प्रोवाइड करते हैं मैन्योर. मैन्योर क्या है? ये न्यूट्रिशन देता है, सॉइल को देता है. सॉइल न्यूट्रिशन किसको देगा? प्लांट को देगा. नेक्स्ट आता है, इन यूजिंग मैन्योर वी यूज बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल व्हिच इज एडवांटेजेस इन प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर. तो इसका मेजर काम क्या होता है ना, जो फर्टिलाइजर से हम, फर्टिलाइजर क्या करता है? एक्सेसिव अगर हम यूज करते हैं, एनवायरनमेंट ये हानि पहुंचाता है. लेकिन मैन्योर क्या करता है? ये ऑर्गेनिक मैटर है और प्लांट एनिमल से हम लिए हैं, जिसके वजह से ये एनवायरमेंटल फेवरेबल है. सो ये उसको बेनिफिट पहुंचाता है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है. उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर. क्लासिफिकेशन क्या होता है? कंपोस्ट ऑफ वर्मी कंपोस्ट. कंपोस्ट अब सबको पता है कि जो प्लांट एनिमल सोर्स जो मिलता है प्लांट से, हम लेके खेत में डालते हैं, नहीं तो प्लांट के पास हम डालते हैं, डाल के इसको ग्रो करवाते हैं. सब देखिए, लाइफ स्टॉक एक्सक्रेटा, जैसे कि गुड्स हो सकता है, जैसे कि कैटल हो सकता है, उनका एक्सक्रेटा मलमूत्र. वेजिटेबल वेस्ट हो सकता है, डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है. डिकम्पोस्ट पीट नोन एज कंपोस्टिंग. डिकम्पोस्टिंग पीट क्या होता है? जैसे कि नारियल का हो सकता है, नहीं तो कुछ दूसरे प्लांट का हो सकता है, नहीं तो कुछ एलजी वगैरह हो सकता है. ये सारे आते हैं पेट में आते हैं.
सो हम देखें कि एक प्लांट और एक एनिमल का, जैसे हम बोलते हैं लाइफ स्टॉक एक्सक्रिएट हो सकता है, वेजिटेबल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, ये सारे क्या करते हैं, कंपोस्ट फॉर्मेशन। उस कंपोस्ट को लेकर हम कहाँ डालते हैं, प्लांट के नीचे डालते हैं, सॉइल में डाल के प्लांट को हम ग्रो करवाते हैं। और एक कंपोस्ट है जो कि अर्थ वर्म के माध्यम से हम बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। मान लो ये क्या है, कुछ मान लीजिए कि राइस का पार्ट है, नहीं तो कुछ डिफरेंट वेजिटेबल से, फ्रूट से, लीफ से, फ्रूट लीव्स, इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। किसके माध्यम से, डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के लिए हमको क्या चाहिए, ओर्म चाहिए, जिसे बोलते हैं अर्थ ओर्म। अर्थ ओर्म चाहिए। अर्थ ओर्म क्या करेगा, इसको डिकम्पोज करके फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम बोलते हैं मैन्योर। कौन सा मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट। इसे ऐड करेंगे वर्मी कंपोस्ट। सो नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट आता है ग्रीन मैन्योर क्या होता है। सो ग्रीन मैन्योर में आपको, ग्रीन मतलब प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट्स बेसिकली क्या होता है, क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स सीड सम ऑफ प्लांट लाइक सन हिम्प आर ग्रोन एंड देन मल्च्ड बाय प्लगिंग देम इनटू द सॉइल। इनको ग्रो करके हम मिट्टी में ये कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये ग्रीन मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका काम क्या है, इसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बहुत जबरदस्त अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ध्यान में सुनिए, कुछ प्लांट ऐसे होता है कि मिट्टी में उगा ये कर देते हैं, उसको मिट्टी में करने के बाद क्या होता है, वो ग्रीन मैन्योर बोला जाता है, जो कि न्यूट्रिशन देता है। और न्यूट्रिशन का मेजर सोर्स क्या है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। आप पूछेंगे सर क्या होता है, नाइट्रोजन डीएनए में प्रेजेंट है, फॉस्फोरस में डीएनए में प्रेजेंट है, और प्रोटीन भी, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और ये मेजर बायोमोलिक्यूल्स है जो कि आपको प्लांट को ग्रो करवाता है। सो ये मेजरली ग्रीन मैन्योर से मिल रहा है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइज करता है जो, उसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजर, जो कि प्लांट को ग्रो में हेल्प करता है। जैसे कि फर्स्ट क्या है, कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये सारे डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। प्लांट का डिफरेंट सेलुलर, टिश्यू, ये सारे डेवलपमेंट में कौन हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस मेजर कंपोजिशन डीएनए, प्रोटीन में सब देखने को मिलता है। फॉस्फोरस प्रोटीन में नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन प्रोटीन में है। दे आर यूज्ड टू एंश्योर गुड वेजिटेबल ग्रोथ गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट्स। सो अच्छा वेजिटेबल भी देते हैं। उसके साथ क्या होता है, अगर हम मान लीजिए मैं ग्रीन मैन्योर का ये किए, ग्रीन मैन्योर हम सेंड किए। जब ग्रीन मैन्योर कुछ प्लांट को हम देते हैं, उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि वेजिटेबल प्लांट है, अच्छा वेजिटेबल भी बन रहा है। सेकेंड में आता है ग्रोथ गिविंग राइज टू, अच्छा प्लांट भी दे रहा है, हेल्दी प्लांट भी ये प्रोवाइड कर रहा है, हेल्दी प्लांट भी ये प्रोवाइड कर रहा है। सो ये था ग्रीन मैन्योर के बारे में। और कुछ पॉइंट से हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्टिलाइजर इज ए फैक्टर इन द हायर यील्ड। फर्टिलाइजर देने से हमारा क्या होता है, यील्डिंग बढ़ता है ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग। सो इसीलिए हाई कॉस्ट फार्मिंग में हमको हायर यील्ड भी चाहिए। फर्टिलाइजर का उल्टा सीधा डोज दे नहीं सकते, एक प्रॉपर डोज देना चाहिए और प्रॉपर टाइम में देना चाहिए। उसके साथ ध्यान भी रखना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहा है। प्रॉपर डोज देना चाहिए, परफेक्ट टाइम पे देना चाहिए, उसके ध्यान में रखना है कैसे काम कर रहा है। एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर इज लीड टू वाटर पॉल्यूशन। ध्यान में रखिए, अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर देंगे तो इसका मेजर काम क्या होगा, ये वाटर को पॉल्यूशन में डाल देगा। उसके बाद आता है इरिगेशन। सो इरिगेशन क्या होता है, मोस्ट एग्रीकल्चर, आपको पता है कि इरिगेशन कहने से क्या होता है ना, पानी के रिलेटेड आ जाता है। जैसे कि कुआं खोदते हैं, जैसे कि कैनल हम ये करते हैं, टैंक्स वगैरह बनाते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। पूरा लाइन बाय लाइन थ्योरी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा।
मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज ए रेन फीड, बारिश से ये होता है, सब कुछ बारिश से ही होता है। द सक्सेसिव क्रॉप यील्ड इन मोस्ट एरिया इज डिपेंडेंट ऑन टाइमली मॉनसून, ये मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छा बारिश हुआ तब अच्छी बात है, अगर बुरा बारिश हुआ तब बबुआ फंस जाएगा। सो इसीलिए अच्छा बारिश होना जरूरी है। उसके बाद आता है क्रॉप को क्या चाहिए, पानी चाहिए ना। ensuring that the crops get water is a right stage, ध्यान में रखिए, जो सस्य है उसे पानी चाहिए। पानी कब चाहिए, राइट स्टेज में, जब वो इल्ड देगा, फ्रूट देगा और सस्य देगा, उस टाइम उसको स्टार्टिंग से लेके परफेक्ट टाइम तक उसको वाटर चाहिए ही चाहिए। और परफेक्ट वाटर मिलने के लिए परफेक्ट सीजन मिलना चाहिए, परफेक्ट बारिश होना चाहिए, नहीं तो परफेक्ट वाटर सिस्टम होना चाहिए। सो ध्यान में देखिए, वाटर फॉर इरिगेशन आर यूज्ड फॉर डिफरेंट सोर्स, वेल, कुआं, कैनाल, रिवर, टैंक्स। सो इनके बारे में देखते हैं। वेल मतलब कुआं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल, नेमली डॉग वेल एंड ट्यूब वेल। डॉग वेल में हम क्या करते हैं, कलेक्ट वाटर फ्रॉम बियरिंग स्ट्राटा, स्ट्राटा से ये करते हैं। ट्यूब वेल में क्या होता है, जो ट्यूब ये करते हैं, चिपकाते हैं, पानी से निकालते हैं, उसको बोलते हैं, और बहुत नीचे तक जाता है। ये पानी स्टोर करता है लेकिन इसमें बहुत नीचे तक जाता है। कैनल्स में क्या होता है, इस तरह नाली जैसा होता है कैनल्स, जिसमें पानी फ्लो करता है। जैसे कि आपके पास एक नदी है, उस तरह इसके पास क्या है, कैनल्स है, छोटा छोटा इस तरह होता है जिसमें पानी फ्लो करता है। दिस यूजुअली एन एलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम, ये सबसे अच्छा सिस्टम है। द सिस्टम कैनल रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वर्स और फ्रॉम रिवर्स। जो कैनल होता है ना, वो कहाँ से पानी लेते हैं, रिवर से ले सकते हैं, नहीं तो कुछ रिजर्वर्स, जैसे कि हमारा उड़ीसा में है हीराकुद डैम्स, एक है हीराकुद डैम्स, उसमें पानी बहुत अमाउंट में स्टोर होता है, उससे वो पानी लेते हैं, जिसे बोलते हैं रिजर्वर्स। मतलब डैम वगैरह को हम बोलते हैं रिजर्वर्स। रिजर्व मतलब पानी स्टोर होता है। थर्ड में आता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। सो रिवर का हम रिवर सिस्टमेटिक वे में ये करते हैं। कैनल समटाइम इज इनसफिशिएंट, सो इसलिए हमको पानी चाहिए, पानी चाहिए तो हमको रिवर सिस्टम करना पड़ता है। सो वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर एंड सेंट टू रीजन क्लोज टू द रिवर, सप्लीमेंटरी इरिगेशन। रिवर, मान लीजिए रिवर है, रिवर के पास कुछ लैंड आसपास में होते हैं, डायरेक्टली हम इरिगेट करते हैं, उसको बोलेंगे रिवर लिफ्ट सिस्टम। उसके बाद आता है टैंक्स। टैंक्स क्या होता है, इस तरह सब टैंक्स होते हैं जिसमें पानी भरते हैं हम लोग। दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर्स, रिजर्व मतलब स्टोर, which store and run of smaller catchment of area, कम एरिया में पानी को हम स्टोर करते हैं। सो ये था कैसे इरिगेशन के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्रॉप पैटर्न। सो क्रॉप पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट वे ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स हैव मैक्सिमम बेनिफिट। क्रॉप पैटर्न में पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट। मान लीजिए यहाँ पर कुछ चाष कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग प्लांट उगा रहे हैं। मान लीजिए ए, ये बी, इसमें ए में कुछ ये ग्रीन वाला कुछ प्लांट अलग है, यहाँ पर एक लैंड एरिया में डिफरेंट प्लांट का वैरायटी हम उगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसको बोलते हैं क्रॉप पैटर्निंग। ये दो प्रकार का है, एक है इंटर क्रॉपिंग, जिसमें देखिए इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है ना, इसमें दो हम ग्रो करवाते हैं, किसको, टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, एक साथ ग्रो करवाते हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। उसी लैंड में एक दो हो सकता है, नहीं तो दो से ज्यादा हो सकता है, हम क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं एक साथ। एग्जाम्पल है व्हीट के साथ ग्राम करवा सकते हैं, नहीं तो व्हीट के साथ मस्टर्ड करवा सकते हैं, तब जाकर हमको एक प्रॉपर बेनिफिट देता है। नेक्स्ट में आता है दिस रिड्यूसेस द रिस्क। क्यों ग्रो करवाते हैं, इसीलिए ग्रो करवाते हैं
कि मान लीजिए एक लैंड में एक बार हम चाष किए, धीरे धीरे क्या होता है, इसका फर्टिलिटी डिक्रीज होता है। इस फर्टिलिटी को हमको मेंटेन करने के लिए हम यही चीज करते हैं, एक साथ दो सस्य को और क्रॉप्स को एक साथ बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी कंटिन्यूसली टाइम से टाइम वो बढ़ता रहे। दिस रिड्यूसेस द रिस्क एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेल्यूर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। अगर एक फेल होता है दूसरा सर्वाइव करता है। दूसरे में क्या होता है ना, इसका फर्टिलिटी के लिए भी हम यूटिलाइज करते हैं। और एक फैक्टर क्या होता है, अगर एक खत्म हो जाएगा दूसरा भी सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट आता है इंटरक्रॉपिंग। सो इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेम चीजें, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, एक साथ ऑन द सेम लैंड बट ए डेफिनाइट पैटर्न, एक निर्दिष्ट पैटर्न में करते हैं, जिसमें ए फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विथ फ्यू रोज ऑफ सेकंड क्रॉप, जिसमें सोयाबीन मैच देते हैं, नहीं तो फिंगर मिलेट काउपी देते हैं। सो कहना क्या चाहते देखिए, मान लीजिए एक लैंड है, एक डेफिनाइट पैटर्न में मान लीजिए यहाँ पर सोयाबीन से, दूसरे में क्या है, मेज है, ये सोयाबीन से ये मेज है। एक डेफिनाइट पैटर्न में सेम लैंड में दो और दो से ज्यादा प्लांट को हम ग्रो करवाते हैं, उसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग, एक के बाद एक। दिस इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट बाय द सॉइल। ये क्या करता है, जो न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, वो कह रहा है कि मैक्सिमम कैसे दोनों प्लांट ले सके और अच्छा खासा प्रोडक्शन दे सके, उसी के बेसिस पे हम डिस्कस किए, जिसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। लास्ट में आता है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। जो तीन मेजरली हम डिस्कस किए उसमें लास्ट में आता है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। सो इसमें क्या होता है ना, फील्ड में क्रॉप्स होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है, किससे, वीड से, इंसेक्ट से, पेस्ट से, ये सारे इन्फेक्ट कर देते हैं। सो इनसे बचने के लिए हमको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनेजमेंट करना पड़ता है। कैसे करेंगे, जैसे भी यहाँ पर देखिए, जैंथियम एंड पार्थिनियम आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वीड्स। वीड्स क्या होता है ना, ये प्लांट होता है ना, प्लांट के पास छोटा छोटा जो ग्रो कर जाता है ना, छोटा छोटा प्लांट इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं वीड्स। छोटा छोटा दूसरा प्लांट आके बढ़ के इसको नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान क्या होता है ना, इसका न्यूट्रिशन छीन लेते हैं, इसको रोगी करके मार देते हैं, उसे बोलते हैं, वो भी एक प्लांट का वैरायटी है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप देखेंगे इंसेक्ट पेस्ट कैसे अटैक करता है प्लांट के ऊपर, 3 वेज में। फर्स्ट क्या करते हैं, वो रूट को कट कर देते हैं, नहीं तो स्टेम को कट कर देंगे, नहीं तो लीव्स को कट कर देंगे। रूट को कट कर सकते हैं, ये मान लीजिए रूट, इसको कट कर देंगे तो प्लांट मर जाएगा। स्टेम को कट कर देंगे तो प्लांट मर जाएगा। पत्ता को कट कर देंगे तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, अपने आप मर जाएगा। नेक्स्ट आता है दे सॉक्स, सोच लेंगे मतलब पी लेंगे, सेल सैप, सेल के अंदर जो न्यूट्रिशन है ना ये सब पी लेंगे। थर्ड में आता है दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट, ये होल कर देते हैं, स्टेम में भी नहीं तो फ्रूट में भी, सो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह सो मेजरली अगर हम प्लांट में देखेंगे कौन सा डिजीज होता है, बैक्टीरिया की वजह से, फंजी की वजह से, वायरस की वजह से। इसे हम बोलते हैं पैथोजन। पैथो मतलब जो डिजीज क्रिएट करता है, पैथोजन क्या होता है, जो डिजीज क्रिएट करता है। और डिजीज कौन क्रिएट करता है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सारे डिजीज क्रिएट करता है। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि उस वीड्स को, इंसेक्ट को, डिजीज, उस वीड्स, इंसेक्ट, पैथोजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, वेरियस मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एक कह रहा है कि पेस्ट को हमको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं। पेस्टिसाइड एक जहर होता है पेस्ट के लिए, जब फेंकेंगे उसके ऊपर वो दौड़ा दौड़ा के मर जाएगा। हर्बिसाइड, हर्ब मतलब प्लांट के ऊपर, हर्ब मतलब प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट को हार्म कर रहा है उसे मारेंगे। फंजीसाइड्स, फंजी मतलब क्या होता है, फंजी मतलब जो फंजाई को किल करेंगे।
सो वीड्स कंट्रोल मेथड ऑल्सो इन्वॉल्व मैकेनिकल प्रोसेस। इसको उखाड़ के फेंक देते हैं हम। कुछ वीड्स ऐसा होता है ना, मैकेनिकल मतलब प्लांट के पास होता है, उसको उखाड़ के हम फेंक देते हैं, जिसकी वजह से दूसरा प्लांट इससे प्रोटेक्ट होता है। कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स हैं, जैसे कि प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, अच्छे से सीड को हम प्रिपेयर करेंगे। क्या होता है ना, जब हम ध्यान में रखिए, जब हम सीड प्रिपेयर करते हैं उसमें क्या होता है, उल्टा सीधा सीड भी हो जाता है, वो भी ग्रो करने लगते हैं और वो प्लांट का न्यूट्रिशन छीन लेते हैं। टाइमली सोइंग क्रॉप्स, बीच बीच में हमको क्रॉप्स को देखना चाहिए। इंटर क्रॉपिंग, एक क्रॉप यहाँ पर एक क्रॉप, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और उसे इन्फेक्शन भी नहीं होगा। क्रॉप रोटेशन, ये एक मेजर पॉइंट में आता है। मान लीजिए 6 महीने आप राइस, 6 महीने आप सीरियल्स, नहीं तो कुछ दाल वगैरह चाष किए। राइस 6 महीना चाष किए, 6 महीना दाल, जिसके वजह से क्या होता है, न्यूट्रिशन और फर्टिलिटी प्रॉपरली मेंटेन रहता है और हमको यील्डिंग भी अच्छा खासा मिलता है।